हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, मतलब HAPP, जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसका आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने स्टडी नहीं किए हैं तो जाइए कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब जाके आगे के लेक्चर्स, आगे के टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल। सेल के 2 लेक्चर हमारे होने वाले हैं, ठीक है। तो आज किस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल की डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और जितने भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उन सभी टॉपिक्स को हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किए, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, ऐप है, तो सभी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब 4 साल तक हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट का। तो हमने सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टॉपिक स्टडी कर लिया। उसके बाद हमने होम्योस्टेसिस, बेसिक लाइफ प्रोसेस, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, सेल जंक्शंस क्या होते हैं, ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है, पैराक्राइन सिग्नलिंग है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग है, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टिश्यूज, ठीक है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना बेटा। तो सबसे पहले बात करें, ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं होगा जिसको सेल की जानकारी नहीं है कि सेल होता क्या है। इतना तो जानते हो आप लोग कि सेल होता क्या है, क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर देखें तो बेसिक हम लोग कवर कर चुके हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, जिससे डिफरेंट डिफरेंट बिलियंस ऑफ सेल मिलके टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट कहाँ से हुई हमारी बॉडी की? टिश्यूज से हुई। उससे पहले एटम, एटम से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से हमारी स्टार्ट हुई, ठीक है। पीछे शायद मैंने टिश्यू बोल दिया था, उसको इग्नोर करना। तो सेल की बात करें तो सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये डेफिनेशन आप बहुत पुराने टाइम से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ये तो याद होगी आप लोगों को। इजी कॉन्सेप्ट है भाई। सेल बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग फैक्ट्री है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। ये चीजें आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में समझाएंगे अच्छे तरीके से तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। ऐसा कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल परफॉर्म नहीं करती है, उसमें हेल्प नहीं करती है, ठीक है। कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, और ये बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को ग्रो भी करवाता है और रिप्रोडक्शन भी करवाता है, मतलब नंबर्स में भी इंक्रीज करता है। तो ये काम होता है सेल का। इसके अलावा कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में, मतलब पेरेंट से टुगेदर सेल्स में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करने का काम भी सेल का ही होता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में होता क्या है होम्योस्टेसिस? बैलेंस बनाए रखता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस नाम आते ही आपको याद हो गया होगा कि क्या होता है होम्योस्टेसिस। तो वो जो उन्हीं बच्चों को रिमेंबर होगा जो प्रीवियस लेक्चर देख के यहाँ पे आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए सेल की स्ट्रक्चर सभी बच्चों को बनानी आनी चाहिए। अगर सेल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डायग्राम अवश्य बनाना है, क्योंकि चाहे डायग्राम ऐसे बोले ना बोले कि भाई डायग्राम बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने बना दी तो मतलब सारा काम हो गया आपका, ठीक है, फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। A typical human cell consists of 3 main part। क्या होता है भाई? अब मान लीजिए आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं
तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन को भी डिनोट करेंगे, साइटोप्लाज्म को भी डिनोट करेंगे, न्यूक्लियस को भी डिनोट करेंगे। तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि बच्चे ने स्ट्रक्चर बना दी, इसमें सारे नाम लिख दिए, तो मतलब सब कुछ आता है बच्चे को, ठीक है, बिना आए नहीं लिख सकता, तो वहीं पे आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं सेल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की चारों तरफ की बाउंड्रीज होती है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग दैट सराउंड द सेल। आउटर कवरिंग होती है और सेल के चारों तरफ इसको कवर करने का काम करती है। कोशिका झिल्ली इसको हिंदी में बोलते हैं। कोशिका के को चारों ओर से घेरने वाली पतली और लचीली बाहरी परत यह होती है, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डायग्राम्स की बात करें, ये वाला जो है ये प्लांट सेल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली सेल वाल होता है और एक सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन हमारी जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, उनके अंदर ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है, ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो प्लांट सेल उसमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, बट हमारी ह्यूमन जो सेल्स होती है उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेल की स्ट्रक्चर बनाना आपको आनी चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या है। आउटर कवरिंग तो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, और जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आता है हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए रहते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ ये इसके अंदर तैरते हुए रहते हैं। सेंट्रियोल्स है, वैक्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस आता है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट इसको करना है, जिससे अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है भाई। आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्ट भी करती है काफी सारे एनवायरमेंट से सेल को, तो अच्छे से बनी हुई होती है। बेसिकली फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर होता है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर होता है। मतलब फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट से मिलके हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, तो काफी मजबूत होता है। इसके बाद आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है ना, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड जो होता है, उसके अंदर हमारे ऑर्गेनल्स तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। इजी मीनिंग है सेल मेम्ब्रेन स्थिर नहीं होती है, ये तरल फ्लूइड होता है जिसमें विभिन्न मोज़ेक की तरह लगते हैं, विभिन्न पदार्थ मोज़ेक की तरह लगते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए बात करें फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या काम है सेल मेम्ब्रेन का, क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। जैसे हमारी जो ब्रेन होता है उसको आपके जो आउटर जो कवरिंग है, कपाल जिसको बोलते हैं, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, उसकी क्या जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन की सेल को जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक है। मेंटेन शेप, सेल की शेप को मेंटेन करता है। कंट्रोल मूवमेंट, मूवमेंट में मदद करता है। सेल कम्युनिकेशन, एक दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, चीजों को इधर उधर करने में मदद करता है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करने में सेल मेम्ब्रेन मदद करता है। तो ये फंक्शंस, ये जो हम नोट्स आप लोगों को लेक्चर्स में करवाते हैं बेटा, ये हमारे जो डिटेल नोट्स हैं उन्हीं से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप नोट्स की तरफ जाइए, एक बार लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके बाद नोट्स को देखिए, ठीक है। काफी सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है। बेटा याद होगा, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो स्टार्ट है, अभी आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कीजिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म सेल का वर्किंग एरिया है। कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोसोल होता है और ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शन, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली देख लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आते ही आपको याद आ जाता होगा एटीपी या पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, जो एनर्जी जनरेट करता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल
दैट प्रोड्यूस एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है। फंक्शन है भाई एटीपी प्रोडक्शन, ट्रिक, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। ये डायग्राम है, इनका डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सभी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम को याद कर लेना। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, मैट्रिक्स होते हैं इसमें, एटीपी सिंथेज, ग्रेन्यूल्स, पोरिन्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इसके अंदर होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इजीली बना सकते हैं, ज्यादा आपको जोर नहीं आएगा। देखिए मैं कितनी फास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, बस आपको नाम लिखने हैं। चलिए सेकंड आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम बोलते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो राइबोसोम की मदद से ही होता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए। ये बेसिकली जो हमारा mRNA है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ये तो आप लोगों ने 12th बायो में पढ़ा ही होगा ना। तो जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत आती होगी, बाकी बायो वाले बच्चे तो समझदार हैं, ठीक है। अरे समझदार तो मैथमेटिक्स वाले भी हैं, तभी तो बी फार्मा कर रहे हैं। अगर समझदारी नहीं होती तो बीटेक भी कर सकते थे ना बेटा, ठीक है। mRNA के ऊपर बेसिकली जो एमिनो एसिड्स हैं वो जुड़ते हैं राइबोसोम के ऊपर, और जुड़ते 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 ये बना देते हैं क्या, प्रोटीन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड जुड़ के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। वो किसकी मदद से बनता है, राइबोसोम की मदद से बनता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं। फंक्शन है ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करता है, हाईवे ऑफ सेल इसको हम बोल सकते हैं। ये देख लीजिए, बेसिकली ये न्यूक्लियस से अटैच होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग एंड सिक्रेशन का काम होता है गोल्जी एपरेटस का। गोल्जी पोस्ट ऑफिस का काम है, पैकेज करता है मटेरियल को और सिक्रेट करवाता है कि कहाँ पे इसकी जरूरत है। गोल्जी एपरेटस इस टाइप के होते हैं, अब स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और गोल्जी बॉडी इन सेल इस तरीके से अटैच होती है, ठीक है। चलिए आगे आता है लाइसोसोम, कब्रिस्तान बोला जाता है इसको। डेड सेल्स इसके अंदर बेसिकली उनका ट्रीटमेंट होता है। फंक्शंस की बात करें, इंट्रा सेलुलर ये डाइजेशन करते हैं, मतलब सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम है लाइसोसोम का, ठीक है। लाइसोसोम सुसाइडल बेग, ज्यादा डीपली नहीं जाना, इतना पता होना चाहिए कि क्या काम करता है और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके के गोले प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। सिंगल वाल मेम्ब्रेन होती है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो लाइसोसोम होते हैं बेसिकली, ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बेसिकली इनको सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, जो बेसिकली गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, उसको जोड़ने में मदद करते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं। मतलब सेल डिवीजन में टूटते जो है ना, तार जो टूटते हैं वो होते हैं सेंट्रोसोम, जो डिवाइड करते हैं एक सेल को दो सेल में। सेंट्रोसोम डिवीजन मैनेजर भी होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एनाफेज मियोसिस की प्रोसेस है। इसमें जो बीच में देखिए, बीच में हमारे जो ये डिवाइडेशन होगा ना, ये एक सेंट्रियोल ये हो गया सेंट्रोसोम, एक ये हो गया, तो ये टूटेगा तब जाके दो सेल हमारी बनेगी, सेंट्रोसोम और मतलब जैसे दो सेंट्रियोल मिलके बना लिए एक सेंट्रोसोम, तो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा आता है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है सेल के अंदर, डिटॉक्स सेंटर भी इसको हम बोलते हैं। तो ये भी प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन कोर इसका समटाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में जो भी हमारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हो गए। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल और स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इजी कॉन्सेप्ट की बात करें तो न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, क्रोमेटिन्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं क्रोमेटिन्स बेसिकली। तो ये डायग्राम देख लीजिए, अगर आपको इससे अच्छा डायग्राम मिले, इजी डायग्राम मिले न्यूक्लियस का, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे डायग्राम दे दिया तो वैसा ही डायग्राम आप बनाओ, नहीं बना पाओगे बेटा, ठीक है। तो जितना इजी आपको लगे गूगल करके भी आप डायग्राम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पोर होता है, न्यूक्लियोलस सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अटैच होता है, जो बेसिकली मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है।
ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोल सेल ऑल सेल एक्टिविटीज, जो सेल की एक्टिविटी होती है जितनी भी वो सेल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। स्टोर डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था राइबोसोम पे वो भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। और कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। बेसिकली ये फंक्शन है न्यूक्लियस की। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल की, क्या फंक्शन होते हैं सेल के। तो भाई बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो क्या है, क्या फंक्शन है, कुछ फंक्शन तो आप लोग भी बता सकते हैं ना। पढ़ के आए होंगे, सेल बेसिक है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता बायो के अंदर और ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर। सेल परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। एक तो रिप्रोडक्शन देख लीजिए, सेल डिवीजन देख लीजिए, सारे काम ही तो हैं इसके, ठीक है। तो कोशिकाएं जीवन को बनाए रखने हेतु विभिन्न आवश्यक कार्य संपन्न करती हैं। एब्जॉर्प्शन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, रेस्पॉन्स, प्रोटीन सिंथेसिस, मेंटेनेंस, ये सब कौन कर रहा है, ये सेल कर रही है, ठीक है। हमें लगता नहीं है लेकिन सेल अपना काम कर रही है, हर एक सेल अपना काम कर रही है। कुछ सेल एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है, कुछ रेस्पायरेशन में हेल्प कर रही है, कुछ एक्सक्रिएशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। कुछ ग्रोथ में मदद कर रही है, कुछ रेस्पॉन्स में मदद कर रही है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में कर रही है, सब अपना अलग अलग काम कर रही है। कुछ मेंटेनेंस में कर रही है, कुछ सिक्योरिटी में भी कर रही है, जैसे WBC है हमारी, ठीक है, प्लेटलेट्स है। तो इस तरीके से फंक्शंस होते हैं सेल के। अब बात करें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, उसमें जो मटेरियल इधर उधर होंगे सेल के अंदर, तो वो कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो टॉपिक भी हम कवर कर लेते हैं। ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर, तो अच्छे से इसको देख लेना। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो सीधा सीधा पॉइंट है, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव, एक्टिव नाम में छुपा है कि इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी क्या, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी की जरूरत क्यों पड़ी, एक सीधा सीधा मैं एग्जांपल देता हूं। ढलान है, ढलान के अंदर आप नीचे से गाड़ी ऊपर लेके जाएंगे तो आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, इंजन पे रेस देनी पड़ेगी, पावर लगेगी, डीजल आपका जलेगा, पेट्रोल आपका जलेगा, तब जाके गाड़ी टॉप पे पहुंचेगी, ठीक है। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझ गए, एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब टॉप से नीचे आना है, तो अगर आपकी गाड़ी में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो भी वो नीचे आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। ये हमारी सेल्स के बीच होता है दो टाइप का, बाकी और अदर इसके टाइप्स होंगे। इससे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। इसमें फर्स्ट जो डायग्राम है वो डिनोट कर रहा है डिफ्यूजन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हमारा बेसिकली इसमें कोई सहायक कैरियर की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी अंदर एंट्री करने के लिए, वो फैसिलिटेट होता है। इसके अलावा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ये दोनों डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन दोनों में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी और दोनों सेल के अंदर एंटर कर गए। अब आता है फोर्थ नंबर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो एक डायग्राम से आप कंप्लीट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अभी देखे हमने। फर्स्ट है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदाउट यूजिंग एटीपी, किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती है, ऊर्जा का उपयोग किए बिना पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है। फ्री ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल और है, आपके घर के ऊपर टैंक रखा हुआ होता है, तो टैंक के अंदर पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। एक बार आपने मोटर चलाया, ठीक है, मोटर चलाया, लाइट जली आपकी और पानी ऊपर पहुंच गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एनर्जी लगी है। अब दूसरी बार जब आप नहाएंगे, नल खोलेंगे, तो क्या आप लाइट मोटर चलाएंगे तभी पानी आएगा? नहीं ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है ऊपर और नीचे लो कंसंट्रेशन है, तो बेसिकली वहां पे सिंपल डिफ्यूजन होगा, हाई से लो की ओर इजीली फ्लूइड मूव करेगा, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का गमन। एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन एंटर सेल, ऐसे ही हमारी सेल के लिए एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन हाई टू लो। अब आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। डिफ्यूजन विथ हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीनों की सहायता से होने वाला विसरण। एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फैसिलिटेट फ्रेंड की हेल्प यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब आता है हमारा ऑस्मोसिस, ये लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाइयर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये भी एक पैसिव डिफ्यूजन का ही टाइप है, ठीक है। जैसे किशमिश होती है, किशमिश में तो शायद हाई से लो आता है, हाँ बिल्कुल, उसमें तो हाई से लो आता है। तो इस तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल, उल्टा एग्जाम्पल कर लीजिए, आपका कोई जैसे किशमिश है, अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो फूल जाता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लूइड मूव कर जाता है, इसलिए किशमिश फूल जाता है। लेकिन इसी किशमिश को हम बाहर रख देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर का जो बेसिकली लिक्विड है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है उसमें निकल जाएगा। उस तरीके का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं ऑस्मोसिस, जैसे कि वाटर मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब सेकंड आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी, ऊर्जा का उपयोग करके सांद्रता प्रवणता के विपरीत पदार्थों का परिवहन, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है। डिफिकल्ट ट्रांसपोर्ट, एनर्जी नीडेड, एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो एक्टिव एटीपी रिक्वायर्ड। अब आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस यूजिंग मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होती है उसके पास वेसिकल्स होते हैं, वही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जैसे खा जाते हैं किसी चीज को। झिल्ली से गिरी थैलियां, वेसिकल्स द्वारा पदार्थों का परिवहन, जैसे कि एंडोसाइटोसिस, अंदर की ओर खींच लेते हैं, एंट्री ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, ठीक है। एंडो एंटर, एक्सोसाइटोसिस, सेल बाहर फेंक देती है, एग्जिट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, ठीक है। एक्सो एग्जिट। अब आता है हमारा सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट हो गया। सेल डिवीजन की बात करें तो कोशिका विभाजन इसको हम बोलते हैं। सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू टुगेदर सेल्स, मतलब जो पेरेंट सेल होगी वो नई टुगेदर सेल्स बनाने का काम करती है, उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सेल डिवीजन में कुछ प्रोसेस होती है। स्टार्टिंग में इंटरफेज स्टार्ट होता है G2, ठीक है, जिसमें सेंट्रियोसोम अलग होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अर्ली प्रोफेज फेज होगा जिसमें स्पिंडल पोल्स बनेंगे, ठीक है, ये दोनों साइड बन गए। और लेट प्रोफेज इसमें थोड़ा दूर हो जाएंगे और जो बीच में हमारे सिस्टर क्रोमेटिन हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। अब आता है मेटाफेज, मेटाफेज में हमारे थ्रेड लाइक इसमें क्रोमेटिड बनेंगे और जो सेंट्रियोल है हमारा सेंट्रियोसोम से वो दूर दूर हो जाएंगे, दोनों साइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा एनाफेज, एनाफेज में बीच से टूटने की कोशिश करेगा सेल, ठीक है। और उसके बाद टीलोफेज आएगा, टीलोफेज में हमारा न्यूक्लियस भी बन जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में इंटरफेज जीवन के अंदर बेसिकली ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे हम टाइप्स की, टाइप्स में और अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है माइटोसिस। माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल टुगेदर। माइटोसिस जब सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर ओनली टू टुगेदर सेल्स बनती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मियोसिस होगा तो उसमें 4 सेल्स बनेगी, ठीक है। तो माइटोसिस देख लेते हैं हम, इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसको समसूत्री विभाजन व प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें देही कोशिकाएं विभाजित होकर 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। स्टेज की बात करें तो 4 फेजेज इसके अंदर होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बाकी सिंपल डायग्राम की हम बात करें इसमें, ठीक है, फंक्शन है इसके ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है कौन, माइटोसिस, ठीक है। ग्रोथ और रिपेयर में, रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता है, ठीक है। ये डायग्राम देखिए रिप्लेसमेंट में मदद करता है। माइटोसिस है, पेरेंट सेल है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ,
ठीक है, और 2 टुगेदर सेल्स हमें मिल गई। ऐसा डायग्राम सिंपली आपको बना देना है माइटोसिस के अंदर, बहुत है, ठीक है, ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना है। अब आता है मियोसिस। मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन अकरिंग इन रिप्रोडक्टिव सेल, जो बेसिकली हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, और बेसिकली 4 सेल्स हमें मिलती है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होने वाला वह विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए गैमेट फॉर्मेशन में बेसिकली मियोसिस होता है, क्रोमोसोम मेंटेनेंस में होता है, जेनेटिक वेरिएशंस में बेसिकली मियोसिस होता है। तो ये डायग्राम देखिए, ये पेरेंट सेल है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, 2 टुगेदर सेल्स बनी, उसके बाद 2 टुगेदर सेल से 4 टुगेदर सेल्स बनी, ये होता है मियोसिस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सेल जंक्शंस की, ठीक है। सेल एक दूसरे से कनेक्टेड भी तो होती हैं, तो उनको जंक्शंस बोलते हैं, जहां पे सेल्स मिलती है एक दूसरे से। सेल जंक्शन आर स्पेशलाइज कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, मतलब आसपास की जो सेल्स होती हैं उनके बीच जो कनेक्शन होता है उसको हम सेल जंक्शंस बोलते हैं। कोशिका संधियां समीप स्थित कोशिकाओं बीच पाए जाने वाले विशेष संयोजन होते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, सेल जंक्शन सेल ब्रिज भी इसको हम बोलते हैं। तो टाइप ऑफ सेल जंक्शंस की बात करें तो टोटल 4 टाइप के जंक्शंस होते हैं, वैसे देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, प्रिवेंट लीकेज, मतलब टाइटली क्लोज टच में होती है सेल और लीकेज नहीं होता है, कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर होता है तो टाइटली टोटली क्लोज। इसका डायग्राम आप देख लीजिए। एडहेरेंट जंक्शन होता है एक डेस्मोसोम, ये लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। एक्टिन और फिलामेंट ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। दूसरा आता है टाइट जंक्शन, इसमें टाइटली क्लोज होते हैं, और एक होता है गैप जंक्शन, ठीक है, ये पास पास होते हैं। तो टाइट जंक्शन हो गया, ये डायग्राम आपको देख लेना है। एडहेरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम भी इसको बोलते हैं, फंक्शन है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इनके बीच होता है। ट्रिक की बात करें तो डेस्मोसोम स्ट्रॉन्ग ग्लू की तरह चिपके हुए होते हैं सेल से। गैप जंक्शन ये बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, ये कम्युनिकेशन करवाते हैं, मैसेज चैनल होते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये सिर्फ कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल जंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर? टिश्यू की स्टेबिलिटी को बनाते हैं, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, जिससे कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा तो वो लीकेज ना हो, मैकेनिकल सपोर्ट एक दूसरी सेल्स को मिले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है सेल जंक्शंस की, और ये हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारा जो डाउट टैब है उसमें आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं, वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे जो हमारे डाउट सेशंस होते हैं उनमें भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी किसी बच्चे ने अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, नोट्स लेना चाहता है, तो ये नोट्स ले सकता है 99 रुपीज में पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर कॉम्बो लेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, आपको भी बेनिफिट होने वाला है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।